जी चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग अध्याय 12 सीआरपीसी कर चुके हैं और आज की क्लास में हम अध्याय 13 सीआरपीसी को देखते हैं। रवि, आपने सीआरपीसी अपने एलएलबी के दौरान अभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए अध्याय 12 तक हम देख चुके हैं। आप अध्याय 12 तक की हमारी सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एनवीआर लॉ क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ आपको पूरी एक जो है ना प्ले लिस्ट अलग से सीआरपीसी की बनी रखी है। तो अब तक को जो हम पढ़ चुके हैं वहाँ से आप वो सारी वीडियोस देखिएगा, ठीक है। और 13 से हम शुरू कर रहे हैं, 13 अध्याय 13 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बात कर रहा है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में बात कर रहा है। अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन क्या है? एनु, जुरिस्डिक्शन किसे कहते हैं? और ये हमने सीआरपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा था? जुरिडिक्शन वो है जो चीजें हमारे अंडर कंट्रोल में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सीआरपीसी की किस धारा में जुरिस्डिक्शन बताया गया है? सेक्शन 2 के सर क्लोज। अमित, आप मदद कर दीजिए एनु की। एनु रिकॉल नहीं कर पा रही हैं। जी सर उसमें था लोकल जुरिडिक्शन था ना, तो जे में ही था। जे में सर था सर। देखिए, मैंने आपको याद करने के लिए कनेक्ट कराया हुआ है कि 2J में जुरिस्डिक्शन है। हाँ सर, वो जे से जुरिडिक्शन और जे ही क्लोज था उसमें। हाँ, ओके, जे में। ये कानून बनाने वालों ने कुछ सुविधा की हुई है कई मामलों में। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है रवि कि जुरिस्डिक्शन आपका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, किस एरिया तक आपका अधिकार क्षेत्र है। जैसे हम अगर थानों के विषय में बात करते हैं तो प्रत्येक थाने की एक सीमा, एक बाउंड्री वॉल होती है, एक बाउंड्री होती है, एक सीमा रेखा होती है। जैसे कि आप इसको कंट्री के संबंध में समझेंगे, जैसे भारत देश है तो भारत सरकार का जो क्षेत्राधिकार है, जो जुरिस्डिक्शन है, जहाँ जहाँ भारत के कानून लागू होंगे, वो भारत के क्या है, भारत की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं, समुद्रीय सीमाएं, तो वो क्षेत्राधिकार हो गया, उसका जुरिस्डिक्शन हो गया। क्लियर है रवि जी? तो इसकी सबसे पहली धारा 177 है जो बात कर रही है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो किसी भी अपराध के विषय में उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ चलेगा, ये बात करती है। बिल्कुल जनरल धारा है, बिल्कुल मामूली स्थान बताया गया है 177 में। तो 177 को रिलेट कर लीजिए 177, मतलब 177 का मतलब क्या है? एवरी ऑफेंस शेल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। तो इसका मतलब ये है कि जिस स्थान पर कोई अपराध किया गया हो, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है। क्या समझे भाई? मान लीजिए कोई अपराध आपके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं के अंदर किया गया है, तो जनपद गाजियाबाद की सीमाओं के अंदर फिर ये देखा जाएगा कि किस थाने की सीमाओं के अंदर किया गया है। ठीक है, उस थाने से रिलेटेड कौन मजिस्ट्रेट इसका रिमांड देगा, किसको क्षेत्राधिकार है उसका। फिर रिमांड होने के बाद ये देखा जाएगा कि मामला सुनवाई के लायक मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनवाई करेगा या सेशन कोर्ट सुनवाई करेगा। तो उसका जो विचारण होगा, उसकी जो जांच होगी, वो 177 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मामूली तौर पर उसी स्थान पर होगी जिस स्थान के अंतर्गत वो अपराध किया गया है। तो यानी कि 177 साथ साथ हैं दोनों बातें। जहाँ अपराध किया जाएगा वहीं उसका ट्रायल और इंक्वायरी भी की जाएगी।
क्लियर है नू? यस सर। जी, एक केस लो नोट कर लीजिए। ये केस लो है बबीता लाल एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2016, सुप्रीम कोर्ट 4061। सुप्रीम कोर्ट का ये केस लो है। ये कह रहा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, इसके संबंध में ये कह रहा है कि वेयर अ सिंगल एंड combined search operation has been undertaken simultaneously at both places, alleged offence can be tried by courts of both places। ये कह रहा है कि जहां एकल और संयुक्त तलाशी कार्रवाई एक साथ दो स्थानों पर की गई है, वहां अभिकथित अपराध का विचारण दोनों स्थानों में से न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि किसी अपराध के विषय में कह रहा है कि कोई एकल या संयुक्त तलाशी कार्रवाई जो है वो साइमल्टेनियसली दो स्थानों पे की गई और दोनों स्थानों पे कुछ न कुछ उस अपराध से संबंधित मामले मिले, तो यहाँ एक आ गया है कि वो जो दोनों स्थानों के न्यायालय हैं, उन दोनों स्थानों में से किसी भी न्यायालय के द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकेगा। क्लियर है? सर एक बार केस का नाम रिपीट कर दीजिए। केस लॉ है बबीता लाल एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बबीता लाल वर्सेस अनदर जी सर। अब 177 तो क्लियर है भाई? रवि कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित सीधी बात कह रहा है बिल्कुल। नो सर, सिंपल जुडिशन की बात हो रही है। हाँ, जहाँ अपराध वहीं उसकी इंक्वायरी और वहीं उसका ट्रायल। ठीक है सर, चैप्टर का नाम ये है कि ट्रायल प्रोसीजर प्रिंसिपल फीचर ऑफ फेयर ट्रायल, चैप्टर 13 CRP से। चैप्टर 13 ही है। हाँ, जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ठीक है, आपके पास बेयर एक्ट है कि बुक है? ठीक है सर, मेरे को बुक है, बेयर एक्ट नहीं है। बेटा बेयर एक्ट लो आप, पहले आपका बेयर एक्ट पे कमांड होनी चाहिए। बेयर एक्ट ले लीजिए, ठीक है? और अभी हो सके तो रुक जाइए, चूँकि वो कानूनी बदलने जा रहा है, तो ठहर के नए वाले ले लीजिएगा। है ना? हालांकि पुराना भी काम करेगा, क्यों अमित? जी सर, पुराने मैटर में तो पुराना ही करेगा सर। वैसे ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ तो जो है भूतकालीन उससे भी लग जाता है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। हाँ, ये तो प्रक्रिया विधि है। ठीक है, तो 178 बात करता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, जांच या विचारण का स्थान के बारे में बात कर रहा है खोल के 178। तो इसके 4 पार्ट हैं, ABCD करके, देखते हैं चारों क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ए कह रहा व्हेन इट इज़ अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। पहली बात कह रहा है कि जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस में अपराध किया गया है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि ये निश्चितता ही नहीं हो पा रही कि अपराध किस जुरिस्डिक्शन में किया गया है। सीमा के चक्कर में बहुत सारे अपराधों में पुलिस दौड़ाती है पीड़ितों को। वो कहता है कि उस थाने का मामला है, वो कहता है उस थाने का मामला है। कई बार बॉर्डर पे अगर कोई अपराध हो जाता है तो बड़ी समस्या का सामना पीड़ित को करना पड़ता है। वो बेचारा किस थाने में जाए, उसे समझ ही नहीं आती बात। ठीक, अगला कह रहा है कि बी वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। दूसरा हिस्सा कह रहा है 178 का कि जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है। मतलब कि अपराध एक चरण है अपराध का पूरा, तो उसका एक चरण एक हिस्से में एक जुरिस्डिक्शन में और दूसरा हिस्सा दूसरा चरण उसका दूसरे किसी जुरिस्डिक्शन में किया गया हो तब। सी कह रहा है वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग
one and continues to be committed in more local areas than one। और ये कह रहा है कि जहाँ अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना, ठीक है, एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूइंग होते हैं। कौन सा ऐसा अपराध पढ़ा है हमने आईपीसी में अमित, जिसको चालू रहने वाला अपराध माना जाता है? सर किडनैपिंग से रिलेटेड है। हाँ। जो स्थान बदलते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हर क्षण जो है एक नया अपराध सर्जन ले लेता है, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक। और डी कह रहा है वेयर इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल एक्ट्स done in different local areas, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local area। तो डी पार्ट कह रहा है कि जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहाँ उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी, 178 क्लियर हुआ। तो वहाँ जहाँ इस प्रकार के मामले हैं, वहाँ जो है उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर भी अधिकारिता रखने वाला न्यायालय वैसे अपराध के विषय में जांच या विचारण कर सकता है। तो सर यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन वाला इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6 भी वो होगा ना, कि जहाँ जहाँ वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका। कौन सा सेक्शन 6? जी सर। हाँ, धारा 6, सेम ट्रांजैक्शन, बिल्कुल। 179 बात कर रहा है ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कंसिक्वेंस इंस्यूज। ये कह रहा व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज़ बीन डन एंड ऑफ ए कंसिक्वेंस विच हैज़ इंस्यूड, द ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन whose local jurisdiction such thing has been done or such consequences has ensued। तो 179 कह रहा है कि अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। ठीक है, एक्ट किए जाने का परिणाम जो है वो हो सकता है कि एक्ट आपने यहाँ किया हो और परिणाम उसका कहीं अन्य स्थान पर निकला हो। तो वैसी अवस्था में 179 बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला। कोई एग्जाम्पल इसका निकल के आ सकता है अमित 179 के विषय में जो बात? अभी लेटेस्ट तो एक केस आया था इस पर, रिया चक्रवर्ती का जो था सुप्रीम कोर्ट से, सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया था। तो उसमें उन्होंने बिहार से भी FIR लॉन्च कराना चाहा जुडिक्शन के ऊपर, और जबकि घटना थी वो महाराष्ट्र की, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, बोले कि जुडिक्शन जो FIR एक बार दर्ज हो गई है वही इन्वेस्टिगेशन उसी में चलेगी, आप दोबारा से जुडिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये 179 एक बात कह रहा है, ये कह रहा है कि हो सकता है कि कृत्य कहीं किया गया हो, उसका परिणाम कहीं निकला हो। तो ये दोनों अवस्थाओं को कवर कर रहा है 179 एनु। ये कह रहा है कि आपने कोई एक्ट यहाँ किया, परिणाम उसका निकला जाके दिल्ली, समझे? तो 179 ये अलाउ कर, साइबर वाले केस है ना सर, हाँ, तो सब ऐसे ही है। बिल्कुल। एक्ट आप सारे आजकल सब इसी से रिलेटेड है। एक्ट आप कर रहे हैं बैठ के झारखंड में, परिणाम निकल रहा सहारनपुर में या नोएडा में, तो उस अपराध के विषय में दोनों स्थान के न्यायालयों को अधिकारिता है 179 में कि वो दोनों स्थान के न्यायालय उसकी बाबत ट्रायल और इंक्वायरी कर सकते हैं।
क्लियर है रवि, समझ आ रहा है भाई? जी। अब एक केस लो, आप इस पे लिख लीजिए। 179 के बारे में बात कर रहा है। हरबंस लाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। हरबंस लाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1999 का केस है। CRLJ है, 455 है और सुप्रीम कोर्ट है। साइटेशन नोट हो गया? कल्पना? यस सर। कल्पना, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। बहुत देर से आप क्लास में आए आज, कहाँ बिजी थे? सर नेटवर्क नहीं आया था मेरे मोबाइल में। क्या बात है, फिर आपने अंबानी जी को फ़ोन करके नेटवर्क मंगा लिया आखिरकार? नहीं सर, BSNL की सिम है, उसमें नेटवर्क ही नहीं आया था। जियो वाले में रिचार्ज खत्म हो गया। अच्छा, जी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आपको अमित जी भी याद कर रहे थे कि भाई कल्पना जी की आवाज़ नहीं सुनी, और NU जी के साथ भी समस्या थी नेटवर्क की। आज नेटवर्क इशू पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ ज़्यादा गर्मी में ऐसा हो जाता है क्या? मेरे साथ भी बड़ी। जब आपने लिंक भेजा था तभी से क्लास ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी तब से। हाँ, वो पता क्या हुआ, मैंने लिंक तो भेज दिया, और लिंक भेजने के बाद वो मेरा ही सिस्टम गड़बड़ा गया, मैं ही क्लास से बाहर निकल गया, है ना। और फिर दोबारा उसको पटरी पे लाने में आधा पौना घंटा खप गया। हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। तो मैंने केस लो बोला है, नोट कर लिया आपने? हम रवि, नोट हो गया? नोटेड सर। ओके ओके। तो इसमें क्या बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने? ये कह रहा है, द कोर्ट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन स्मगल्ड गुड्स इज पास्ड हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस एज कैरिंग ऑफ स्मगल्ड गुड्स इज आल्सो एन ऑफेंस। अब ये स्मगलिंग के सामान के विषय में बात कर रहा है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया कि ऐसे न्यायालय को जिसकी अधिकारिता के भीतर से स्मगल किया हुआ माल गुजरता है, अपराध का परीक्षण करने की अधिकारिता होती है, क्योंकि स्मगल किए गए माल को वहन करना भी अपने आप में एक अपराध है। तो वो कंटिन्यूइंग अपराध चल रहा है ना भाई। आपने स्मगलिंग का सामान जो है नेपाल बॉर्डर से एंट्री किया, और बॉर्डर से एंट्री करते करते आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आप गुजर के चले, जहाँ भी गुजर के चले, वहाँ वो हर एक न्यायालय को राइट है कि वो उस अपराध की परीक्षण कर सके या उस अपराध की इंक्वायरी कर सके। सर जैसे हरियाणा से बिहार शराब लेके जा रहे हैं, तो कहीं पे भी पकड़ ले वहीं की जुरिडिक्शन हो जाएगी। वहीं जुरिडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्मगल किया जाना, उसके माल को परिवहन करना, पास करना, वो अपने आप में एक अपराध है। ठीक है माय डियर, क्लियर है यहाँ तक? अब 180 कह रहा है, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान क्या होगा? 180 बात कर रहा है इसके बारे में। ये कह रहा है कि व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट विच इज एन ऑल्सो एन ऑफेंस or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense. The first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done. ये कह रहा है, जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता, यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया हो। यहाँ 2 एक्ट हैं, और ये कह रहा है कि वो कार्य जो है किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है अमित?
सर इसमें तो ऐसा है, डकैती की योजना हो सकती है कि कहीं डकैती डाले, कहीं योजना कहीं बनाए। और ये कह रहा है कि जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए कैपेबल होता, समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। तो जहां उस कार्य के अकॉर्डिंगली कोई कृत्य किया गया हो वहां भी ट्रायल किया जा सकता है, और जहां वो प्रथम कार्य किया गया था वहाँ भी ट्रायल किया जा सकता है। हालांकि सामान्यतः जो प्रैक्टिस है वो ऐसी है कि जहाँ मेन अपराध होता है उस मेन अपराध के स्थान से उठ के मामला चलता है। ठीक है, ये भी होता है सर, कभी कभी ऐसा होता है अगर बॉर्डर पे कहीं कोई ऐसा फंस जाता है पेश की गई किस डिस्ट्रिक्ट में केस चलेगा, तो वहाँ देखा जाता है कि वो व्यक्ति या किसी की हत्या हुई है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो वहाँ भी वही ट्रायल चलेगा, मोस्टली उसी को सौंप दिया जाता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट से वो रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ की सर्कमस्टांस एविडेंस उन्हीं से रिलेटेड होंगे। बिल्कुल, भले ही मान लो मर्डर किसी और उसकी सीमा में जाके हुआ है फर्दर उसमें, लेकिन व्यक्ति की वजह से या उसके एक एक्ट वहाँ से शुरू हुआ है उसकी वजह से जुडिक्शन दे दिया जाता है। हाँ, मान लीजिए भाई एक किडनैपिंग किसी स्थान पे हुई, मर्डर उसका किसी अन्य स्थान पे हो गया जाके, है ना, तो फिर मामला वो बेसिक स्थान पे जहाँ से शुरुआत हुई थी एक्ट की, समझे जी। 181 बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। 181 बात कर रहा है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। नंबर 1, 2, 3, 4 इसके उपधाराएं हैं, 5 उपधाराएं हम 181 की पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पहली उपधारा 181 की क्या बात करती है। 181 की पहली उपधारा कह रही है एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग अ ठग और मर्डर कमिटेड बाय अ ठग of dacoity with murder, of belonging to a gang of dacoits, or of escaping from custody may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found। 181 का जो पहली उपधारा है वो कह रही है कि ठग होने के या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। क्या समझे अनु? दोनों न्यायालय को 181 में अधिकृत किया गया है जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो कृत्य किया गया है वो न्यायालय, और जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अभियुक्त अरेस्ट हुआ है, मिला है, पकड़ा गया है तो वो न्यायालय। दोनों ही न्यायालय को ये राइट है 181 की उपधारा 1 के अनुसार कि वो ऐसे मामले की जांच या विचारण कर सके। तो सर ये जो एब्सकॉन्डर होते हैं, भगोड़ा होते हैं, अगर वो कहीं पे भी पकड़े जाते हैं तो वहीं पर ट्रायल चलेगा भागने का तो उनका? देखिए सामान्यतः ट्रायल वहीं पकड़ के ले आते हैं उसे जहाँ से वो भागा है, क्योंकि इसमें राइट तो दिया हुआ है, लेकिन सामान्यतः दूसरा न्यायालय क्यों पंगा लेगा इस बात का। पहली बात तो पुलिस ही ऐसे काम नहीं करती। पुलिस क्या करेगी, आपको अरेस्ट तो चंडीगढ़ से करेगी, मतलब जो भी बंदा होगा वैसा, और उसकी अरेस्टिंग कहाँ दिखाएगी? अपने बस अड्डे से, जी है ना। आपने देखा होगा कि पुलिस जब भी किसी वांछित को गिरफ्तार करती है, भले ही उसको वो कहीं से पकड़ के लाए, लेकिन वो भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि वहाँ से ट्रांजिट रिमांड ले, फिर वो वहाँ जाए,
तो वो क्या करते हैं कि उसे पकड़ के धर धुर के जब अपना उठा लाएंगे और फिर जीडी में एंट्री करेंगे कि हमें मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि जो फला व्यक्ति आपके फला केस में वांछित चल रहा है ना, वो फला बस अड्डे से जो है बस पकड़ के भागने की फिराक में खड़ा है, अगर तत्परता बढ़ती जाए तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मुखबिर खास की सूचना पर जो है फला फला टीम बनाई गई और फला फला टीम ने इसको वहाँ से गिरफ्तार किया, जीडी में एंट्री गिरफ्तारी की उसकी वहीं हो जाती है। ये मतलब कि मेरे पास सर एक ऐसा ही केस है। हाँ नोएडा में लूट हुई हो, सुबह सुबह बेचारे कोई दंपत्ति थे, शादी से आ रहे थे, हाँ तो जो लुटेरे थे उन्होंने उनकी बाइक लूट ली, उनके लड्डू भी लूट लिए और उनका खाने पीने फोन भी लूट लिया और वो चले गए। तो लुटेरे जो थे वो फिरोजाबाद के थे, मतलब आगे आगरे के पास। अब वहाँ पे जो मेन एक्यूज थे वो जेल चले गए, तो घर में मोबाइल फोन रख गए। उसके बाद उस छोटे भाई को बोल गए भाई फोन को मत छेड़ना। पुलिस ने सबके जी, तो पुलिस ने वहाँ पे जाके उसको पकड़ लिया, उसके भाई को। तो यहाँ पे लाके जब दिखाया उन्होंने, तो वहाँ पे दिखाया कि ये फेज 2 में इस चोरी के या लूट के मोबाइल को बेचने आया था। तो मैंने साहब से, डीजे साहब से बोला, मन के लिए 300 रुपए का मोबाइल और ये 1000 रुपए किराया लगा के यहाँ बेचने आया इसको। और पुलिस की इतनी मुस्तैदी थी कि कोर्ट के पास ही पकड़ लिया इसको। खैर जेल हो गई उसमें। तो मतलब वही आप जो कह रहे हैं कि दिखाएगी क्यों? हाँ। वो तो अपने क्षेत्राधिकार में दिखाएगी। बस वो पुलिस के भी पंगे पड़ जाएंगे ना। बाहर मान लीजिए वो वहाँ उस काम को परस्यू करे, फिर जाके वहाँ से वो ट्रांजिट रिमांड ले, 100 लफड़े जुड़े जान में। पता है एक बार एक हम लोग जब शुरू में वकालत में हम लोग जूनियरशिप से अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो एक जो ये दारू की भट्टी का केस आता है ना, तो दारू की भट्टी का केस एक आया और पुलिस की तत्परता ये देखिए कि उसमें उन्होंने जो वो बर्तन था जिसमें दारू पकाना बताया गया था, वो बिल्कुल बाज़ार से ख़रीद के नया नया वो पेश किया कोर्ट में। जब रिमांड लेने के लिए आते हैं ना, तो सारा सामान लेके आते हैं, भट्टी है जी, ये बर्तन है जी, तो उस पर 1 इंच आँच नहीं लगी हुई थी। मैंने कहा हुजूर ये तो बिल्कुल नया बर्तन है। भाई ये भट्टी की प्रिपरेशन तो हो सकती है, तैयारी कर रहे हूँ, लेकिन इन्होंने कभी भट्टी इस बर्तन की दशा बता रही है कि ये भट्टी पे रखा गया होगा कभी? तो लेकिन वो अधिकारी तो वहाँ आँख मूंद के बैठे होते हैं रिमांड देने के लिए। कोई नहीं, रिमांड दे दिया, ठीक है। तो 181 का उपधारा 1 समझ आ गई भाई। 2 देखते हैं क्या कह रहा है। उपधारा 2 कह रही है, एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एबडक्शन ऑफ ए पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained। सारे के सारे न्यायालय को राइट दे दिया गया 181 की उपधारा 2 के अकॉर्डिंग, कि कह रहा है कि किसी व्यक्ति के व्यापरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति व्यापृत या अपहृत किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। तो सारे न्यायालयों के लिए स्थान ओपन कर दिया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस वही है कि जहाँ से होता है मामला वहीं चलता वहीं है नॉर्मली। मतलब कि वो 177 जो है वो भारी पड़ती है सब पे नॉर्मली। क्यों एनू? एनू आवाज़ आ रही है मेरी? अमित, कल्पना, रवि, आवाज़ आ रही है? FIR लॉन्च हो जाती है। हाँ जी जी। उपधारा 3 देखते हैं। ये कह रहा है उपधारा 3, एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटोर्शन और रॉबरी मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property which is the subject of the offense was possessed by any person
committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property। तो 181 का 3 कह रहा है, जी सर, 181 का 3 कह रहा आवाज आ है, रही है सर आपकी? हाँ, ये कह रहा है चोरी, उद्यापन या लूट के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई गई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने। जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं, हाउ आर यू? जी रवि माहेश्वरी जी, रवि जी स्वागत आपका क्लास में। रवि माहेश्वरी जी क्लास से हमारे नए मेंबर जुड़े हैं भाई अमित जी आज। थैंक यू सर। कहाँ से हो रवि माहेश्वरी जी? सर मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा, वेरी गुड। जी सर। अमित भाई आपकी टीम के मेंबर हैं क्या? नहीं सर, मेरा परिचय नहीं है रवि जी, सब हो जाएगा। हाँ, रवि जी बताए आप कहाँ से हैं? सर मैं नोएडा से हूँ। नहीं नोएडा में कहाँ? नोएडा में प्रॉपर जगह बताइएगा। नोएडा सेक्टर 55 सर, सेक्टर 55। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं आप? सर प्रैक्टिस नहीं करता, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, BA थर्ड ईयर का। कौन से कॉलेज से? ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ, दास गाजियाबाद। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं देखिए एडवोकेट अमित भाटी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में प्रैक्टिस करता हूँ और इसीलिए आपसे जो इच्छा हुई कि भाई आप हमारे यहीं से हैं, ठीक है नी? जी 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 सर, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए रवि अभी अंडर ग्रेजुएट हैं और अभी से तैयारी में लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रवि आपका स्वागत है। देखिए जो ये तैयारी है ना, एक तपस्या है। और अभी हमें अनु जी की आवाज़ सुनाई नहीं दी है। अनु, अनु ओके, वो शायद ज्वाइन करके दाएं बाएं तो नहीं है कहीं? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अनु आप एक बार रीज्वाइन करें, मेरी आवाज़ सबको आ रही है, आप ही को नहीं आ रही है। एक बार क्विट करें क्लास को, दोबारा ज्वाइन करें। सर अनु जी को आवाज़ नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, तो एक बार या तो लीव करके वो दोबारा से ज्वाइन करें, मैं वही बोल रहा हूँ। या फिर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी, आज वाईफाई बड़ा डिम चल रहा था, मतलब मैं 7:30 7:15 से मैंने लिंक दे दिया था, उसके बाद बस हालात जो है ऐसे हुए कि अब ये मोबाइल नेटवर्क से मैंने कनेक्ट किया है। फिर वाईफाई तो बिल्कुल, और ये वाईफाई वाले पैसे तो प्रॉपर लेते हैं। एनु आप अपना उधर से क्विट करके दोबारा ज्वाइन करें एक बार क्लास, एक बार आप लीव कर जाएं, लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। सर इनको आवाज़ नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ तो जी सर, उनका आवाज़ नहीं आ रही, मैसेज आ रहा है उनका बार बार। हाँ तो मैसेज से ही जवाब दे देते हैं उनको, है ना?